Hello guys, I am Shanawaz, I am back and I know अभी बहुत सारा पढ़ा है आप लोगों ने अभी इकोनॉमिक्स की क्लास हुई है और आप लोगों को ज़्यादा ब्रेक नहीं मिल पाया है बट क्या करें, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हमें स्टार्ट करना है और आज हम 2 क्लासेस करने जा रहे थे जिसमें से वी हैव जस्ट कंप्लीटेड विद द इकोनॉमिक्स सेशन. नाउ दिस इज गोइंग ऑन. This is the first session of complex series of accounts, जहां पर हम बात करेंगे हर संडे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि जनरली 12th बोर्ड्स में बी इट बी सीबीएसई बी इट बी आईसीएसई डिफिकल्ट माना जाता है, कॉम्प्लेक्स माना जाता है. एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, बट इतने सालों से क्योंकि बच्चों ने होता है जनरली कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की वीक होते हैं. तो मैं और लोकेश सर और टीम कॉमर्स एज हम सभी मिलकर ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ इन्हीं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की जो कि जनरली 12th में डिफिकल्ट माने जाते हैं बट होते नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेशन. आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अकाउंटेंसी का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक पार्ट विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट्स ट्रीटमेंट. टाइम मिला तो वी विल ऑल्सो स्टडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इतनी सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले आई थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव. इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ डेली जुड़ते जा रहे हैं और डेली इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ, बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट पेस पे हो रही हैं. आई नो इट इज हार्ड टू कोप अप बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर कि आप लोगों को हम बहुत शॉर्ट स्पैन में कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले थे, जहां पर हम ये चाहते हैं कि जब आप अपने स्कूल्स को ज्वाइन करें तो आपका मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया हो. उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे ये एक एड ऑन है आप लोगों के लिए जो कि हम लोग नेक्स्ट संडे से YouTube पे भी लेकर आ जाएंगे. तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ कॉमर्स एज या अभी उन्होंने हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन नहीं किया है वो वहां पर YouTube पे भी हमारे सेशंस को देख सकते हैं. बिफोर आई स्टार्ट आई हैव सम रिक्वेस्ट जो मैं हर बार आप लोगों से करता हूं. कुछ जनरल रिक्वेस्ट, अगर थके हुए हो, इकोनॉमिक्स अभी बहुत ज्यादा पढ़ा है, अभी हाल ही में पढ़ा था आप लोगों ने इकोनॉमिक्स, अभी शायद 20-25 मिनट ही हुए हैं. मैंने बहुत लंबा ब्रेक आप लोगों को नहीं दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो मुझे आप लोगों से 2 प्रॉमिस चाहिए. पहला, आप लोग अपने डिवाइसेस से दूर नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब तक मैं आपको ब्रेक नहीं दूंगा या फिर जब तक ये सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता. पहला. दूसरा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं यहां पर जो कि आप लोग शायद पहली बार सुनने वाले हो, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम पहली बार ये सारी चीजें सुन रहे हैं तो हमें नोट्स बनाने होंगे. तो यू ऑल पीपल हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस दैट यू वोंट बी गोइंग अवे फ्रॉम योर डिवाइसेस. यू विल बी वॉचिंग दिस कंप्लीट सेशन टिल द एंड. जब तक सर क्लास एंड नहीं कर देते तब तक आप नहीं हिलेंगे. दूसरी बात, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. जो ये प्रॉमिस करने के लिए रेडी हैं, जो मुझे ये प्रॉमिस करके दे रहे हैं, प्लीज अपने चैट बॉक्सेस पे जाइए और ओके लिख दीजिए या यस सर लिख दीजिए. देन आई विल स्टार्ट विद द क्लास. गुड आफ्टरनून क्षितिज, गुड आफ्टरनून पूजिता, गुड आफ्टरनून तने. ओके क्षितिज, आई एम गेटिंग योर यस. ठीक है. मंशा, तनिष्क, टिया, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ओके शुभी, ओके अंशिमा, थैंक यू. जल्दी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में टाइप कर दीजिए यस सर. सो विद दिस प्रॉमिस लेट्स स्टार्ट विथ आवर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. आज जो हम बात करेंगे वो है एक चैप्टर जो कि पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर माना जाता है और ये इस चैप्टर के अंदर बोर्ड्स में बहुत ज्यादा वेटेज है बोर्ड्स का. लाइक यू माइट बी हैविंग क्वेश्चंस ऑफ अराउंड 10 to 8 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. तो ये इस चैप्टर का
एक मैं बोलूंगा अच्छा खासा वेटेज है आपके सीबीएसई एग्जाम्स में, आपके आईसीएसई एग्जाम्स में भी, इसीलिए मैंने ये चैप्टर पिक किया, आज ये टॉपिक पिक किया। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे लेक्चर्स के अंदर अभी एनपीओ कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आज क्लास है। इस क्लास के बाद हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और वो रेगुलर क्लास भी करेंगे जो कल नहीं हुई थी। सो ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैव टू कम बैक टू हैव दैट क्लास अगेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। वो मैं कंटिन्यू करूंगा ही करूंगा। Why I have picked this is first chapter of partnership। उसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डिफिकल्ट माने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। हर साल इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो ऑन टू योर स्क्रीन यू कैन वॉच, यू कैन सी द चैप्टर प्लान, जो इस पूरे चैप्टर में कवर होने वाला है। ये चैप्टर हमसे क्या क्या पूछता है वो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पार्टनरशिप फंडामेंटल हमें बताएगा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे फास्ट ट्रैक में पूरा डिटेल में। हम कॉम्प्लेक्स सीरीज में सिर्फ इसका एक पार्ट कवर कर रहे हैं जो कि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप की मीनिंग बताते हैं, ये हमें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बताते हैं, ये हमें राइट्स बताते हैं। वी हैव टू स्टडी द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस, इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का प्रोविजन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड, देन द सैलरी एंड कमीशन पार्ट। नाउ दोज 4 रेड आइटम्स आर दोज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जिनको मैंने अलग से कलर किया हुआ है, आप लोग अपनी स्लाइड्स पे देख सकते हैं। यही वो 4 पार्ट हैं जो इस चैप्टर को थोड़ा सा क्रिटिकल बना देते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, और इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के अराउंड आपको सीबीएसई क्वेश्चंस देता है, आईसीएसई आपसे क्वेश्चंस पूछता है। वो 4 टॉपिक हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, past adjustments and guarantee of profit। there was also one of the topic जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया बट कई बार उसके भी क्वेश्चंस आए हैं, that is treating a manager as a partner। हम ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन अपनी इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स सीरीज में कवर करेंगे, so that वो टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना रहे, बाकी 12th के बच्चों के लिए रहे, पर आपके लिए ना रहे, ठीक है। मैं आपको दूंगा टिप्स, ट्रिक्स, मेथड्स, लॉजिक, एवरीथिंग टू डिकोड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, कॉमर्स एज को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शाहनवाज राइन को पहली बार सुन रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, टेलीग्राम ऐप, जैसे कि व्हाट्सएप ऐप होता है वैसे एक टेलीग्राम ऐप होता है, प्लीज डू इंस्टॉल दैट टेलीग्राम ऐप, गो ऑन टू दैट ऐप, सर्च फॉर द चैनल कॉमर्स एज, उसे सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स, ट्रिक्स, वीडियोस, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर 11th एंड 12th कॉमर्स। जितना ज्यादा सपोर्ट हम अपने चैनल पे आप लोगों को दे सकते हैं आपके स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए, आपको स्कूल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए, वो सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। इसी के साथ साथ हमने हमारे हर सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट कॉमर्स है जो आपको सपोर्ट देने वाला है, उन सारे सब्जेक्ट्स के डेडिकेटेड डीसीएस ग्रुप्स भी बना लिए हैं, जिसमें से एक है अकाउंट्स का डीसीएस ग्रुप, जिसका आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है, चैनल दिख रहा है। दूसरा है हमारे पास इकोनॉमिक्स का ग्रुप, वो भी आप लोग ज्वाइंट होंगे, बहुत सारे आप में से ज्वाइंट हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं, अकाउंट्स में भी बहुत डाउट्स आते हैं, मुझे पर्सनल डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों बच्चे वहां पे नहीं पूछ रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग आज जो भी पढ़ने वाले हैं वहां पे जाके आप डाउट्स पूछें। बिजनेस स्टडीज जो कि हम अगले वीक से चालू करने जा रहे हैं, उसका भी डीसीएस चैनल बनाया जा चुका है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, डीसीएस चैनल्स and our main channel। this will give us motivation कि जो इंडिया में पहली बार हो रहा है कि कॉमर्स के बच्चों के लिए कभी कुछ होता ही नहीं था। हर बार हम देखते थे कि एक साइंस के लिए, एक साइंस के बच्चे के लिए बहुत सारा कोचिंग्स ओपन है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड साइंस के लिए हैं, बायो के बच्चों के लिए ब्रांड्स हैं, बट हमारे कॉमर्स के जो पूरी कम्युनिटी थी उसके लिए कोई नहीं था। सो नाउ वी आर हेयर टू हेल्प यू बेटा, एंड हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आपका 12th का फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पीछे कॉमर्स एज खड़ा रहेगा सपोर्ट में, ठीक है। सो कॉमर्स एज को आपको मोटिवेशन देने के लिए थोड़े से एक्शंस अपने साइड पे करने हैं प्लीज, क्योंकि नया ब्रांड है, अभी अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है, एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट मेकिंग इट द बेस्ट। हम लोग उसको द बेस्ट देने में लगे हुए हैं। आपने हमारी शीट्स भी देखी होंगी, इसी प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है। मैंने एनपीओ की शीट आप लोग को दी थी, आपने इकोनॉमिक्स की शीट भी डाउनलोड की होगी। तो लॉट्स ऑफ मटेरियल, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग चैनल्स, मतलब जितने पॉसिबल मोड्स हैं जिससे हम आपके स्कोर्स को इंप्रूव कर पाए, हम वो सारे स्टेप्स ले रहे हैं। बस हमें आप लोगों से ये सपोर्ट चाहिए
कि आप अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताएं, उन्हें ज्वाइन करवाएं और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। चलिए आगे चलते हैं। ओके शुभी, 3 PM यू ऑल हैव अ एग्जाम। कोई इशू नहीं है, 3 PM के बाद अगर आपका एग्जाम है बेटा, आप उस एग्जाम को या तो बाद में दे दीजिए, मेरी क्लास बाद में देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है शुभी, बोथ कैन बी मैनेज। लीगल एज भी हमारा ही पार्ट है, हम भी लीगल एज का ही पार्ट है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्लास तो आपके आईडी पे रिकॉर्ड हो ही जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, आप टेस्ट बाद में भी दे सकते हैं, वट एवर यू लाइक यू कैन डू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट और विद द फर्स्ट टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। याद रखिए कॉम्प्लेक्स सिर्फ बोलने के लिए है नहीं, अगर समझोगे तो बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे 11th में कुछ फंडामेंटल एरर करके आते हैं और उस चक्कर में जब वो ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है ये डिफिकल्ट टॉपिक है। उन फंडामेंटल्स को अगर क्लियर कर लिया जाए तो फिर ये टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पे आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कैपिटल क्या है और उस पे इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो काफी हद तक आप इस टॉपिक को कैच करने लगेंगे। अगर मेरा लिखा हुआ बोर्ड पे शाइन करे, आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई दे, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दे, तो फिर मैं उसको या तो मैं मार्कर चेंज कर लूंगा या मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखने लगे, ठीक है। आई होप अभी दिख रहा होगा। चलिए, सो कैपिटल एज वी ऑल नो, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ये हम सभी लोग पढ़कर आ चुके हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप और मैं और दुनिया का हर आदमी ये चाहता है कि हमने जहां पर भी इन्वेस्ट किया है, हमने जहां पर पैसा लगाया है, वो पैसा बढ़े, मल्टीप्लाई हो, बढ़ता जाए। इसीलिए तो हम बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है। बैंक्स आपसे पैसा क्यों लेना चाहते हैं? पहले लोग अपने घरों में पैसा रखते थे, पर घर में पैसा रखने से बढ़ता नहीं था। नाउ व्हेन द बैंक्स केम इनटू द सीन, तो बैंक्स ने क्या बोला लोगों से कि भाई आप लोग अपने घरों में पैसा क्यों रख रहे हो, आप हमारे पास रखवा दो, योर मनी विल बी सेफ एज वेल एज यू बी गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर मनी, व्हिच मींस आपका पैसा सेफ भी रहेगा और मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ बढ़ता भी जाएगा। सो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और सेविंग देयर मनी इनटू द बैंक्स। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एक ओनर ने यह बोला, अगर मैं ओनर हूं एंड आई एम इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीज इनटू अ बिजनेस, क्या मेरा ये सेकेंडरी व्यू नहीं हो सकता कि ये 50 लाख रुपए अगर मैंने बैंक में डाला होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता? डेफिनेटली हो सकता है। आई एम टेकिंग अ रिस्क। मैं अपना 50 लाख रुपए उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं जिसका मुझे अभी फ्यूचर ही नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। सो आई आस्क फॉर अ प्रॉमिस फ्रॉम दैट बिजनेस। जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, वो एक प्रॉमिस चाहते हैं बिजनेस से कि भाई आप हमें प्रॉफिट दो या ना दो या लॉस हो, जो भी हो वो अलग बात है, आप हमें कम से कम इतना तो रिटर्न दे दो हमारी कैपिटल पे कि अगर ये पैसा हमने बैंक में डाला होता तो जो हमें इंटरेस्ट वहां मिल रहा होता उसके जैसा कुछ हमें यहां पर भी मिल जाए। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नथिंग बट द रिटर्न ऑन कैपिटल। एक टाइप से जो कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, बिजनेस में पुट कर दी, उस पे आप, क्योंकि दुनिया में बैंक्स हैं, क्योंकि दुनिया में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जहां पर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। इन द सेम पैटर्न जो पार्टनर्स हैं, जो ये दोनों पार्टनर्स हैं या जो ये तीनों पार्टनर हैं, इन्होंने मिलकर जो बिजनेस में कैपिटल लगाई, वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट दिया जाए। इस चीज को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वॉट एवर इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। आप सभी को यह पता है कि ये पार्टनरशिप का पार्ट है, मैंने अभी स्लाइड में बताया भी था। पार्टनरशिप एज वी ऑल नो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप 11 में पढ़कर ही आए हो, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स में जाऊं, स्टिल बता देता हूं, बुराई क्या है बताने में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप क्या होता था, जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते थे। 11th में हमने जो अकाउंट्स पढ़ा था वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स था। हम जो 12th में पढ़ रहे हैं या अभी आप जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम टीचिंग यू पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक सब टॉपिक। ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये इस चैप्टर का एक पार्ट है। प्लीज अपनी स्क्रीन पे देख लो, मैंने पहले भी दिखाया था, चैप्टर प्लान आपको दिखाया था, कम से कम 10 एक टॉपिक्स थे, उसके अंदर का हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
नोट्स बनाना है, प्लीज याद रखें। चलिए, सो पार्टनरशिप क्या होता था, जहां पे दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, दो लोग मिलकर काम करते हैं, एंड द मोटो इज टू डू बिजनेस एंड वॉट एवर रिटर्न दे विल बी हैविंग दे विल शेयर इट आइदर इक्वली और इन अ प्रोपोर्शनेट रेशो और इन अ रेशो, जो भी वो लोग म्यूचुअली एग्री करते हैं, इसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। हम सबने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी आपको पढ़ना है, ये पूरी वीडियो देखनी है, ट्रस्ट मी आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर का पहले का पार्ट नहीं पढ़ा है, मैं इसी तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं कि ये आपको ऐसा लगे कि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आई विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स ताकि आपका पूरा का पूरा जो बेस है वो क्लियर होता जाए। सो आई होप आई एम क्लियर विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई होप आई एम क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप। आप सभी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप पता है, अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता है। अब ये टॉपिक हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसके अंदर होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। पहली बात क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अकाउंट्स के रूल्स ये बोलते हैं हमेशा फोकस करना ओपनिंग कैपिटल पे। व्हाट डू मीन बाय ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज गिवन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जब भी आपका साल स्टार्ट होता है, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर डेट पे जो कैपिटल होती है, स्टार्टिंग डेट पे जो कैपिटल होती है, उसे बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ओपनिंग कैपिटल, सिंपल सी बात है, दुनिया में दो ही तरीके के ईयर्स चलते हैं, या दुनिया छोड़ो आपकी बुक्स में दो तरीके के ईयर चलते हैं। आइदर द ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of June और द ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April। जो भी कैपिटल इन डेट्स पे लिखी है वो कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, डेट देख लो आपको खुद पता चल जाएगा ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। बट कई बार अब सीबीएसई है, आईसीएसई है, 12th बोर्ड है भाई, बच्चों को डराना है, बच्चों को दिखाना है ना कि बोर्ड है, तो वो आपको डराएंगे। वो डराने के लिए क्या करेंगे, इतना डायरेक्ट दे देंगे तो क्या मजा है, इनडायरेक्ट भी देंगे। कैसे देंगे, हो सकता है वो आपको लिख दें 31 दिसंबर 2010। भाई अगर मैं 11 में हूं, अगर मेरा ईयर, मैं जिस ईयर की बात कर रहा हूं, जो करंट ईयर है, मैं जिस साल के अकाउंट्स बनाने जा रहा हूं, अगर मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2011, दैट ऑल्सो मीन्स कि वो कब एंड हुआ होगा, 31 दिसंबर 2010 में एंड हुआ होगा। तो जो 31 दिसंबर 2010 को मेरी कैपिटल रही होगी, वो बाय डिफॉल्ट 2011 की क्या बन गई होगी, ओपनिंग कैपिटल। सो इन सम सिनेरियोज वो लोग जानबूझकर आपको ये डेट ना देते हुए कौन सी डेट देंगे, 31 दिसंबर 2010। तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पिछले साल की क्लोजिंग है, इट मींस इस साल की ओपनिंग है। पिछले साल की क्लोजिंग है, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग है, सो करंट ईयर की ओपनिंग मानी जाएगी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, इसमें कोई अकाउंट्स नहीं है, सिर्फ डेट्स का गेम है। आप सभी को कैलेंडर देखना आता है, ठीक है। इसी पैटर्न में अगर अप्रैल 2011 को कोई डेट कैपिटल दी हुई है, इसका तो यह भी मतलब हो सकता है कि 31 मार्च 2011 को जो कैपिटल रही होगी वो कौन सी कैपिटल रही होगी, वो उस साल की क्लोजिंग रही होगी, मतलब हमारे करंट ईयर की कौन सी हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। सो चाहे ये डेट हो ये डेट हो, एक ही बात है। इससे पहले जो मैंने दो डेट लिखी थी, जनवरी हो या दिसंबर हो, एक ही बात है। पर ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग माना जाता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग माना जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे डेट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, ढूंढते रह जाते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का है, ओपनिंग कैपिटल का है, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है और क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। ये कुछ एरर्स हैं जो आप लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं। इतने सालों से इंडिया का हर बच्चा ये एरर करता हुआ आ रहा है, बट अगर उसको बता दिया जाए तो वो नहीं करेगा। देखो यार, एक चीज समझ लो, ये जो भी आपका 12th अकाउंट्स बनाया गया है ना, इसको मेरे ब्रेन के हिसाब से कि मैं एक टीचर हूं एंड आई एम ऑफ 31 और 32 इयर्स, तो मेरे लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने जो सिलेबस बनाया है, आईसीएसई ने जो सिलेबस बनाया है, उसे क्या ध्यान में रख के बनाया होगा कि इसे एक whatever your age will be, like you might be from 17 to 18 years के बीच में आप लोग होंगे, शायद 16 to 18 years के बीच में होंगे। तो 16 साल से लेकर 18 साल के बच्चे का दिमाग जितना डेवलप है, उतने ही लेवल के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स डाले जाते हैं।
दैट डजंट मीन्स कि ये डिफिकल्ट हो गया है। बाय डिफॉल्ट सिलेबस ऐसा बना है कि जिसकी भी एज 15, 16, 17, 18 साल की है उससे ये चीज बनेगी। वो क्यों ऐसा करेंगे कि ऐसी कोई चीज डाल दें जो मुझसे तो बने पर आपसे ना बने? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इज हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमें उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा जो हमें इतना क्लियर कर दे कि बेटा इसको ऐसे से ऐसा कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज इसको कभी ना सोचें कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे तो आपसे ही तो बनेगा, आपके लिए ही तो पेपर बनाए, आपके लिए ही तो सिलेबस बनाए। इट इज नॉट फॉर मी, मुझे थोड़ा ना पेपर लिखना है, आपको लिखना है ना। तो ये सिलेबस उसी लेवल पे डिजाइंड है, हमेशा इसका ध्यान रखें और ये आपसे डेफिनेटली बनेगा अगर आप फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल क्या होती है आपको समझ में आ गया? ओपनिंग कैपिटल होती है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर वो कैपिटल जो साल के शुरुआत में दी जाती है। साल का शुरुआत क्या होता है मैंने आपको दोनों बता दिया, या तो बिगनिंग ऑफ द ईयर डेट पे जो कैपिटल दी होगी या फिर प्रीवियस ईयर की एंड डेट पे जो दी होगी, दैट इज ऑल्सो ओपनिंग कैपिटल। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर 2 हमें ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ कैपिटल बता रहा हूं, हमें ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया। हमने तो अभी कैपिटल पढ़ा था, अब हमें समझ में आ गया ओपनिंग क्या होता है। अगर ओपनिंग होता होगा तो क्लोजिंग भी तो होता होगा। क्या ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए? मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आपको ओपनिंग पता है तो इतना कॉमन सेंस आपको भी है कि साल की शुरुआत में अगर ओपनिंग है तो साल के एंड में क्लोजिंग मानी जाती है। बीच की कौन सी कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल। नाउ व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? नाम बता रहा है एडिशनल। एडिशनल कैपिटल मतलब साल के दरमियान, मतलब अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी को विद एक्स अमाउंट विद 5 लाख रुपीज और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि बिजनेस को और ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैंने अपने बिजनेस के साल के बीच में, it can be January, it can be Feb, it can be March, it can be any month during those 12 months। अगर मेरा ईयर जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, अगर मेरा ईयर जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, इसके बीच में अगर मैंने कुछ भी इन्वेस्ट किया, इन सालों के बीच में, इन महीनों के बीच में अगर मैंने कुछ इन्वेस्ट किया, बिजनेस पे कुछ एड ऑन किया, उसे क्या बोला जाएगा? एडिशनल कैपिटल बोला जाता है। इसका भी रोल हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल्स के साथ देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। क्या ये चीज क्लियर है? ओपनिंग कैपिटल, क्या ये चीज आपको क्लियर है? एडिशनल कैपिटल क्या होता है? आप लोगों को क्लियर हो गया है क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? एक और चीज होती है जो कि कहलाती है हमारी, क्लोजिंग को मैं नीचे लिख देता हूं, और अगर मैं बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता हूं तो मैं बिजनेस से कैपिटल विथड्रॉ भी तो कर सकता हूं, जिसको हम बोलते हैं विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अगर एडिशन का मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ाना है, तो विथड्रॉल का मतलब क्या होता होगा? बिजनेस से पैसा निकाल लेना। इट मींस कैपिटल में 4 तरीके की कैपिटल इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी, या वो 4 तरीके से कैपिटल को एडिट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल जिससे बिजनेस स्टार्ट होगा या जिससे आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। एडिशनल कैपिटल जो साल के दौरान डाली गई किसी भी पार्टनर के थ्रू। याद रखिए आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, किसी पार्टनर ने अमाउंट बीच में इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल है। किसी पार्टनर ने ड्यू टू सम इमरजेंसीज, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, ड्यू टू सम एक्सवाइजेड प्रॉब्लम उसने वो कैपिटल निकाल ली, तो वो क्या माना जाएगा? दैट विल बी विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये सब प्लस माइनस करके जो साल के एंड में मेरे पास बचेगा उसे मैं बोलता हूं क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये चारों कैपिटल आप लोगों को क्लियर हो गई है? क्या ये चारों क्लियर हो गई हैं? गिव मी अ यस, जल्दी से एक्टिव रहना, चैट बॉक्स पे आपको टाइप करते रहना और बहुत सारी चीजें टाइप करनी है वरना नहीं पढ़ाऊंगा आगे। जल्दी से यस लिखिए। आई रब दिस। क्या सभी को ये पार्ट क्लियर है?
फास्ट, आई एम वेटिंग, शुड बी क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे चल रहे हैं। ओके ओके, गुड 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 गुड। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड हम समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, अपनी स्क्रीन पे, पीपीटी स्क्रीन पे क्वेश्चन पे ध्यान दें, मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन करना है, उसका आंसर निकालना है। चलिए, आलोक एक पार्टनर है, ही इज हैविंग अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। कब थी उसकी कैपिटल 5 लाख की? 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए की। ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इट मींस एडिशनल कैपिटल आ रही है बिजनेस के अंदर। कब आ रही है? 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस होता है एडिशनल कैपिटल, कितने का? 2 लाख रुपीस का एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है। फिर क्या हुआ? एंड ही विथड्रू 1 लाख रुपीस ऑन 1 जैन, वो 1 जैन को 1 लाख रुपए विथड्रॉ कर लेता है। 2 लाख का एडिशनल कैपिटल आया था और 1 लाख का विथड्रॉल हो गया था। और क्या हुआ है? इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट मैं 10% की रेट से कैलकुलेट करने वाला हूं तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालकर बताना है। जल्दी से निकालिए, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है जल्दी से अपना दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग। 10 सेकेंड आपके पास, बहुत सिंपल है। 10 सेकेंड्स, राइट द आंसर फास्ट। बहुत सिंपल वैल्यूज हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 10% पर एनम। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तने, अंशिमा, टिया, आरती, क्षितिज, शुभी, आई नीड आंसर्स फ्रॉम योर साइड। जल्दी से स्क्रीन पे जाएं, इंटरेस्ट का निकाल कर बताएं जो बन रहा है, जैसा समझ आया, जो भी मैंने बताया। अगर आपको समझ आया, अपने कैलकुलेटर्स, अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान दें, सॉल्व करें और आंसर दे दें जल्दी से, फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनल आंसर क्या है। आरती has given the answer. Good, आरती। रेस्ट ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मुझे आंसर चाहिए, आगे पढ़ना है, आंसर देना होगा। नहीं बन रहा है तो नो लिख दीजिए, आई कैन नॉट सॉल्व ये लिख दीजिए, पर प्लीज शांत मत रहिए, इस तरीके से मत बैठिए कि ये पिक्चर चल रही है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे आपके एंड से भी कम्युनिकेशन चाहिए। वेरी गुड क्षितिज। शुभी, वेरी नाइस बेटा, अ वेरी गुड अटेम्प्ट। शुभी, आई अप्रिशिएट यू। आरती, आई अप्रिशिएट यू। अंशिमा, आई अप्रिशिएट यू। तने, यू ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड। ट्रस्ट मी बेटा, अगर आप लोग इसी तरीके से अटेंटिव रहे क्लासेस के अंदर और आपने, मैं यहां पे जो पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा फोकस किया, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर दोगे बिना किसी और के हेल्प के। सिर्फ इस क्लास में आपने अटेंशन दे दिया तो। एंड आई कैन चैलेंज यू कि एक टाइम ऐसा आएगा, बोर्ड्स के आसपास ऐसा आएगा कि आप लोग खुद मुझे बताओगे कि सर ये 23 क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आप इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। 23 क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। आप लोग खुद मुझे बताओगे सर कि 17 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, 18 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, 23 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, और इस लेवल का आएगा और ये टॉपिक का आएगा। इतना प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ओशी, वेरी नाइस। तने, वेरी नाइस। आई होप सबने आंसर्स दे दिए हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सोल्यूशन, चेक करिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सोल्यूशन वाज 57,500।
आंसर था 57,500। कैसे निकाला गया चेक करते हैं। मैंने उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को 3 अलग अलग कलर्स में डाला हुआ है। उसके पीछे रीजन है ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरीके से पार्ट में ब्रेक होकर कैलकुलेट होना था। पहला जो कि मैंने यहां पे लिखा था कि कैपिटल 1 अप्रैल को कितने की थी? 1 अप्रैल को कैपिटल थी 5 लाख रुपीस की। ये कब तक 5 लाख की रही? कब तक कैपिटल में चेंज नहीं आया? टिल 30th सितंबर मेरी कैपिटल नहीं बदली। मेरी कैपिटल बिजनेस में कितनी रही? 5 लाख ही रही। मैंने कैपिटल कब चेंज किया? व्हेन आई हैव इन्वेस्टेड द न्यू कैपिटल, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द कैपिटल ऑन 1st of October। यार सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, याद रखो अगर आपने एक बैंक में अमाउंट इन्वेस्ट किया, यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज ऑन 1st जनवरी और आपने साल भर उस 100 रुपीज को ना ही निकाला ना ही उसमें कोई एड ऑन किया, तो साल भर इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 100 रुपीज पे। सेकेंड, मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, बैंक के अंदर डिपॉजिट किए, 2 महीने बाद मैंने 100 रुपीज में से 20 रुपीज निकाल लिए। नाउ माय बैलेंस इज 80। क्या बैंक मुझे साल भर 100 रुपीज पे इंटरेस्ट देगा? नो। बैंक मुझे पहले 2 महीने, जब तक मैंने बैंक में 100 रुपीज को डिपॉजिटेड रखा था, द बैंक विल गिव मी इंटरेस्ट ऑन दोज 100 रुपीज। But when after 2 months I disinvested, I withdrew 20 rupees out of that 100 rupees, my balance, leftover balance was 80, so bank will give me interest on that 80 rupees for the remaining months. यही पैटर्न तो हम यहां पे फॉलो करेंगे। Now forget that कि वो बैंक था, आप उसको वापस बिजनेस से कनेक्ट कर लो। आपने अपने बिजनेस में इफ यू इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज ऑन दिस डेट एंड यू हैव चेंज्ड इट ऑन दिस डेट, तो ये अमाउंट कितने से कितने डेट के बीच में इन्वेस्टेड रहा? ये 5 लाख रुपीस 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इन्वेस्टेड रहा। लेट्स काउंट द मंथ। कितने, हम बिजनेस को मंथ्स में ज्यादातर काउंट करते हैं, डेज वाला क्वेश्चन अभी नहीं आएगा आपको, तो मंथ्स काउंट करते हैं। कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने हो रहे हैं? कितने महीने हो रहे हैं? 6 मंथ्स हो रहे हैं। 6 मंथ्स के लिए ये 5 लाख रुपीस इन्वेस्टेड रहा, तो इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां लिख दूं? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां लिखूंगा तो फिर वो दिखेगा नहीं। तो 5 लाख इंटू मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 12, because my 5 lakh rupees was invested into the business for 6 months। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 रुपीज। What happened after this? Because I invested 2 lakh rupees more into the business, जहां मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपीस था, 1 अक्टूबर को मैंने उसमें और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, एड ऑन कर दिया, तो मेरा कैपिटल बढ़ गया। Now my actual capital invested has become 7 lakh। Now ये कैपिटल कब तक रहा? ये कैपिटल रहा आपका 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। क्यों भाई? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 1 जनवरी को ये चीज बदल गई थी। 1 जनवरी को यू withdrew the capital out of the business, that is why आपका 7 लाख रुपीस पे पूरे महीने का इंटरेस्ट, पूरे रिमेनिंग मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तब तक कहीं मिलेगा जब तक लेवल इन्वेस्टेड रहा। तो हम देख लेते हैं अक्टूबर से दिसंबर कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेट्स काउंट द इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, दैट इज 10%। द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इट वाज इन्वेस्टेड वाज 3/12। इसमें हो गया हमारा 17,500। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। 7 लाख पे 10% फॉर 3 मंथ्स। द ब्लू कलर लाइन, check it, interest on 7 lakh rupees at the rate of 10% for 3 months। 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख कैसा आया? अभी आपको समझाया। 3 मंथ्स क्यों लिए? अभी मैंने आपको समझाया। 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना आ गया? 17,500। इसके बाद क्या हुआ? 7 लाख रुपीस में से उसने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाल लिए। जब उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए, 1 जनवरी को 1 लाख रुपए निकाल लिए गए, तो मेरे बिजनेस से अगर 1 लाख रुपए निकल गए तो मेरा लेफ्ट ओवर कैपिटल हुआ 6 लाख। ये मेरा लेफ्ट ओवर कैपिटल हो गया। अब ये कैपिटल कब तक कांस्टेंट रहा? 31 मार्च तक। ईयर कहां से चालू हुआ था?
1 अप्रैल से ईयर चालू हुआ था, तो एंड कहां होगा? 31 मार्च पे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नहीं ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं था कि ईयर कहां क्लोज होगा। नोट दिस डाउन राइट नाउ। द लाइन विच इज आई एम गोइंग टू टेल यू, ये किसी बुक में नहीं लिखी है और कोई आपको नहीं बताएगा। प्लीज इसको लिख लीजिए पहली फुर्सत में। लिख रहे हैं? बोलू? द लाइन इज, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, if the question is silent about the closing of the year, we have not given any dates. We have not given any dates. मतलब the question is not telling me the opening date, the closing date. You all will always follow calendar year. You all will always follow calendar year. I'm repeating बेटा, अपने दोस्तों को जाकर बता देना, उनको नहीं पता, किसी भी बुक में नहीं लिखा है और हर बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए आज से हम इसे गोल्डन रूल बनाते हैं और आज से हम इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जनरली पूरे वर्ल्ड में जब पार्टनरशिप एक्ट, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंडर है। पार्टनरशिप एक्ट was given by the Britishers in the year 1932। तब तक फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था और आज भी बेटा पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर ही फॉलो किया जाता है। इट इज ओनली द कंट्री इंडिया वेयर आवर फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। रीजन है, इसके पीछे स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, अगली क्लास में बताऊंगा कि क्यों हमने अप्रैल टू मार्च फॉलो किया, क्यों हमने जनवरी टू दिसंबर फॉलो नहीं किया। यू ऑल मस्ट बी नोइंग जनवरी टू दिसंबर इज नोन एज अ जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर बोला जाता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। इसे कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं क्योंकि हमारे कैलेंडर्स ऐसे ही प्रिंट होकर आते हैं कि जनवरी से चलता है, दिसंबर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्या मानोगे? ईयर कब से कब तक चल रहा है? जनवरी टू दिसंबर ही चलेगा। प्लीज 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 नोट दिस डाउन और आज से याद रखना। एक और ट्विस्ट है थोड़े से 12th में, और अच्छी बात है, ट्विस्ट है तभी तो 12th है, नहीं तो सब कुछ आसान कर देंगे तो मजा कहां से आएगा। चलिए रूल नंबर 2, ये जो मैंने बात बोली कि आपका हमेशा ईयर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कब से कब तक चलेगा? जनवरी टू दिसंबर। यही चीज पार्टनरशिप में कंपनीज अकाउंट्स में बदल जाएगी। इफ यू आर मेकिंग द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 विच इज 2013 नाउ, अगर इस लॉ के अंडर कोई कंपनी बनाई गई है और इंडियन कंपनी है तो उसका ईयर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जनवरी टू दिसंबर नहीं है, उसका ईयर अप्रैल टू मार्च माना जाएगा। अप्रैल टू मार्च माना जाएगा इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। मैंने आपको 2 बातें बोली हैं। मैंने आपको पहली बात बोली कि अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में आपको नहीं बताया जाए कि ईयर कब क्लोज हो रहा है, यू हैव नॉट गिवन एनी डेट्स, यू विल ऑलवेज फॉलो जनवरी टू दिसंबर। बट अगर क्वेश्चन आपको स्टेट कर देता है कि द कंपनी द फर्म स्टार्टेड, पार्टनरशिप फर्म स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, द कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल, मेरे पास एक ओपनिंग डेट दी हुई है और अगर वो अप्रैल है, देन आई हैव टू अज्यूम कि ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ये लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर अप्रैल से चालू होगा तो आपको मार्च तक का बनाना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन जनवरी से चालू हुआ होता तो आप मार्च तक का नहीं बनाते, तब आप दिसंबर तक का ईयर अज्यूम करते। तो प्लीज यूज योर कॉमन सेंस, यूज दीज रूल्स जो आज आपने अपनी नोट डाउन करे हैं। अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन जनवरी चालू होगा तो दिसंबर जाएगा, अगर कंपनी का क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया हो तो अप्रैल टू मार्च जाएगा, अगर अप्रैल से स्टार्ट होगा कोई भी क्वेश्चन तो मार्च तक जाएगा। एंड पार्टनरशिप के अंदर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यू विल बी फॉलोइंग द जॉर्जियन कैलेंडर और द कैलेंडर ईयर। कंपनीज के अंदर यू हैव टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंट्री विच इज अप्रैल टू मार्च। आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों ने लिख लिया है। कमिंग बैक टू दिस, क्योंकि ये ईयर हमारा अप्रैल से चालू हुआ तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इसीलिए तक तो मार्च तक गया। अगर अप्रैल से चालू हुआ तो मार्च तक गया, अगर मार्च तक जाना ही है, मैं ऑलरेडी कितने मंथ्स को कैलकुलेट कर चुका हूं, मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिया है, मैंने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लिया है, और आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितने महीने बचे हैं। जनवरी, वी आर लेफ्ट विद जनवरी, फेब एंड मार्च। इट मींस द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन 6 लाख will be given for the remaining 3 months
कॉमन सेंस की बात है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो कितने महीने बचे? 3 महीने और बचे, क्योंकि भाई इनका कैलकुलेशन, इनका समेशन कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, बिकॉज वी हैव 12 मंथ्स। 6 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स निकाल लेते हैं, 15,000 रुपीज आ रहा था, और इसी वजह से हमारा आंसर आया था 57,500। क्या सभी को ये कैलकुलेशन क्लियर है? क्या सभी को ये पार्ट क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस लिखना है मतलब इंस्टेंटली लिखना है। जो टाइम लगा रहा है मतलब वो स्क्रीन के सामने नहीं है, जो भी टाइम लगा रहा है वो मेरी स्क्रीन के सामने नहीं है, उसको जल्दी से यस देना होगा। ओशी सर, इफ द फर्म स्टार्टेड ऑन अप्रैल बट कैलेंडर ईयर इज जैन टू दिसंबर, देन ओके। ओशी, आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। मुझे क्लास के 5 मिनट दे देना लास्ट के, ठीक है? डाउट्स लिखते जाइए। गुड 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 ओशी, थैंक यू फॉर आस्किंग डाउट्स। मुझे वो बच्चे बहुत पसंद हैं जो डाउट्स पूछते हैं। प्लीज मुझसे डाउट्स पूछिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें और बता सकता हूं, पर अगर आप मुझसे डाउट्स नहीं पूछेंगे मैं उतना ही बताऊंगा जितने आपकी किताबों में लिखा है। तो अगर यू वांट टू यूटिलाइज मी, यू वांट टू यूटिलाइज कॉमर्स एज, यू वांट टू एक्चुअली स्टडी अकाउंटेंसी उस लेवल तक कि आप सीए जाना चाहते हैं, आप सीएस बनना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने फाउंडेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना बेटा कि चाहे आप केपीएमजी के अंदर इंटरव्यू देने जाएं, आप डेलोइट के सामने बैठे हो, आप वर्ल्ड के किसी भी सीए के सामने बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए। और वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप मुझसे बातें करेंगे, मुझसे पूछेंगे, आप मुझसे हर सिली चीज पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए चैप्टर, ये सब्जेक्ट उतना ही नया है जितने 11th वालों के लिए था। आई कैन बेट आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स अभी भी क्लियर नहीं होंगे। वो तो चलो साल भर का हम जब कोर्स कर ही रहे हैं तो हमें पता चल ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम इसे रब कर रहे हैं और अब हम आगे चल रहे हैं। ये हमने बहुत बेसिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन देखा विथ द लॉजिक्स कि कब कितने महीने का इंटरेस्ट लेना है, क्यों लेना है। अब हम आगे चलते हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस स्लाइड को मत देखो, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देख लो, फिर हम इस स्लाइड को देखेंगे। आई एम रिपीटिंग, इस स्लाइड को नहीं देखना है, स्लाइड को हटा दो, आप कोने पे ले जाओ, बोर्ड को फुल स्क्रीन करो और ध्यान से सुनो, ठीक है? आई एम ओनली लेफ्ट विथ लास्ट 15 मिनट्स। टॉपिक बहुत लंबा था, मैंने अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं कवर की हैं और ना ही मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं रश नहीं करना चाहता। हम कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो शायद आप लोगों को 80 से 100 तक पहुंचाने वाली है। ये वही टॉपिक्स हैं जहां पर ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे अटकते हैं। इनमें टाइम लगेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो अगर आपको रोम बनाना है, आपको अपना एम्पायर खड़ा करना है, आपको अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो आपको अपने जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनमें मुझे बहुत टाइम देना होगा और बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझना होगा। अगर बेटा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आपके कवर हो गए ना, ट्रस्ट मी, सीबीएसई का, आईसीएसई का खुद प्रोफेसर आके आपकी कोई कॉपी चेक कर दे, आपको कोई रैंडम पेपर भी दे देना किसी भी बुक से, डू नॉट फॉलो टीएस ग्रेवाल, डू नॉट फॉलो गोयल, और आई नॉट से फॉलो एनी बुक। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना, ट्रस्ट में आप दुनिया का कोई भी अकाउंट्स का क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही इतना इंटरेस्टिंग। इसके फंडामेंटल्स हैं यार, सिंपल है, यहां कोई और तीसरी चीज होती ही नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, स्ट्रक्चर्स क्लियर है, यू कैन डू एनीथिंग विद द सब्जेक्ट, ठीक है? उसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमें अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, स्लाइड पे ध्यान नहीं देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है और जल्दी से नोट्स बनाने हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कितने केस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के, कितने केस हो सकते हैं। सो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको, मैं आपको बर्ड आई व्यू दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इस चैप्टर के अंदर, या फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर मैं आपको दूं, तो देयर कैन बी 4 केसेस। देयर कैन बी 4 केसेस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वी विल स्टडी ऑल द 4 केसेस।
फर्स्ट। देखिए आपको मेरे साथ साथ नोट बनाना है, और अगर आपने नोट नहीं बनाया तो मेरा यह पूरा का पूरा जो ज्ञान है ये बह जाएगा गंगा मैया की तरह। समझ रहे हैं? प्लीज नोट्स बनाइए, प्लीज। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, आई ट्रस्ट यू पीपल कि आप लोग बना रहे हैं। या शुभी वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, बट हम केसेस तो पढ़ लें, टॉपिक तो पढ़ लें। ठीक है, पढ़ते जाएंगे हम अभी। और इतने सिंपल क्वेश्चंस थोड़ा ना करने हैं, जो अभी मैंने बताया था वो तो केक वॉक था, उसको थोड़ा ना करना है। अभी तो हमें डिफिकल्ट चीजें पढ़नी है, उनको पढ़ेंगे ना, उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू दिस, देयर आर 4 केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई एम डिक्टेटिंग, यू हैव टू राइट। द केस नंबर 1 ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हेन द, राइट डाउन, व्हेन द डेट ऑफ, you have to note this down, when the date of capital is not mentioned। पहला केस क्या है? when the date of capital is not mentioned। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, date of capital not mentioned। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस होता है when date of capital is mentioned। when the date of capital is mentioned। तीसरा केस होता है when closing capital is given। when closing capital is given। और लास्ट केस होता है when the adjustments are given with dates। when adjustments are given with dates। ऊपर के दो बहुत सिंपल हैं, उन पे कम क्वेश्चंस आएंगे, फुल लेंथ क्वेश्चंस पे डेफिनेटली आ सकता है, बट अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करनी है तो नीचे के 2 केसेस आपको कंफ्यूज करते हैं। बट हमें तो पूरा पढ़ना है तो हम पूरा पढ़ लेते हैं। सो देयर आर 4 केसेस ऑन योर बोर्ड्स, होप आपने लिख लिया होगा, रब कर रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस, मैं यहां पे रब कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करिएगा, लिखते जाइए फटाफट। ठीक है, ये मैंने रब कर दिया। और अब हम आ गए हैं फर्स्ट केस पे, व्हेन द डेट ऑफ कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड। अगर कभी भी किसी भी पार्टनर की सिर्फ कैपिटल दी हुई है एंड दे हैव नॉट गिवन अस के इन कैपिटल्स का डेट क्या है। लेट अस अज्यूम देयर वर 2 पार्टनर्स A एंड B। देयर वर 2 पार्टनर्स A एंड B। इनकी कैपिटल मुझे दी है कि एक की कैपिटल 5 लाख है, एक की कैपिटल 3 लाख है, बट मुझे ये नहीं बताया कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। द डेट इज नॉट मेंशन्ड, मुझे नहीं पता ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है। यू विल अज्यूम कैपिटल्स आर ओपनिंग कैपिटल। व्हाट यू विल अज्यूम? द कैपिटल्स आर ओपनिंग कैपिटल। कुछ नहीं करोगे, आप सीधे कैपिटल पिक करोगे, फॉर्मूला में डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। सबसे सिंपल केस, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। कैपिटल दी है, मुझे नहीं बताया क्या डेट है, क्या मान लेना ओपनिंग कैपिटल है, फॉर्मूला लगाना कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, रेट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन विल गिव यू capital is this, rate of interest question will give you, you will calculate the, you will get the interest on capital. This is the first case. लिख लिया? रब करता हूं, रब कर दूं। केस नंबर 2, केस नंबर 2, when the date is mentioned, when the date is mentioned। आपको क्वेश्चन बता दे, आपको क्वेश्चन बता दे
कि ए और बी जो पार्टनर हैं इनकी जो कैपिटल्स हैं वो इन डेट्स पर है। इसकी 1 अप्रैल की है, ठीक है, और इसकी 1 जून की है, और हमारा ईयर चल रहा है अप्रैल टू मार्च। तो देयर वर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। ए की कैपिटल 1 अप्रैल को 5 लाख थी, बी की कैपिटल 3 लाख थी 1 जून को। ऐसा क्यों हुआ? बी की कैपिटल 1 अप्रैल पे क्यों नहीं दी? आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, बट हाँ आपको कॉमन सेंस लगाना है। शायद ए 1 अप्रैल तक अकेला ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा था। मीनवाइल आफ्टर 3 months ही एडमिटेड बी। बी 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ, तो बी को इंटरेस्ट कब से मिलेगा? जब से उसने ज्वाइन किया। ए को इंटरेस्ट कब से मिलेगा? जब से उसकी कैपिटल लगी हुई है। उसकी कैपिटल अप्रैल से लगी है, इसकी कैपिटल जून से लगी है। इंटरेस्ट निकाल लें, सिंपल है। इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ये तो हो गया ए का केस। देखो 12 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो क्या मुझे यहां पे 12/12 करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। बट यस, फॉर बी द फॉर्मूला विल अपडेट कि कैपिटल तो 3 लाख ली जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन दे देगा, बट मुझे 6/12 करना होगा। वाई 6/12? वाई 9/12? बिकॉज he entered the firm on 1st June। अगर वो जून में ही एंटर हुआ तो उसे मैं 12 महीने का इंटरेस्ट क्यों दूंगा? मैं तो तब से दूंगा जब उसने इंटरेस्ट कैपिटल को इन्वेस्ट किया। उसने इन्वेस्ट कब किया? उसने इन्वेस्ट किया 1 जून को। आप कैलकुलेट कर लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फेब, मार्च। कितने महीने होते हैं? 9 months होते हैं। तो जून से 31 मार्च तक का हमने 9 months निकाल लिया। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 9/12। दिस इज द सेकेंड केस व्हेन द डेट ऑफ कैपिटल इज मेंशन्ड। ये ए बी सी डी कितने भी सारे पार्टनर्स के साथ आ सकता है। कोई भी पार्टनर किसी भी डेट पे ज्वाइन हो सकता है। अगर आपको डेट दी हुई है तो आप ये वाला केस लगाएंगे। आप उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जब उसने कैपिटल इन्वेस्ट की, वहां से लेकर हमारा ईयर कब क्लोज हुआ वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मंथ्स निकालना आपको आता ही है, कैलेंडर आप लोग को पता ही होता है कितने महीने होते हैं, ठीक है। ओके 10 months हो रहा है क्या? 9 नहीं हो रहा? अच्छा, थैंक यू क्षितिज। चलो कोई तो अटेंटिव है इस क्लास के अंदर, चेक कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, अप्रैल मई 2 महीने गए, तो अगर मैं जून से काउंट करूंगा तो कितने महीने हो जाएंगे? 10 months हो जाएंगे। बट क्योंकि हमारे बहुत अच्छे, बहुत होनहार हमारे प्रिय स्टूडेंट्स को तो इस पे कोई मतलब ही नहीं है कि सर क्या लिख रहे हैं, सही भी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अरे भैया, अगर आप ऐसे बैठ के पढ़ेंगे तो फिर तो मैं गलत पढ़ाने लग जाऊंगा, और ये मैं जानबूझ के करूंगा बहुत बार, जस्ट टू टेस्ट यू कि आर यू गाइज एक्टिव और नॉट। थैंक यू क्षितिज फॉर योर अटेंशन। जून से लेकर मार्च तक 9 नहीं 10 months होते हैं, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ू। ये वाला केस भी आपको क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। मैं रब कर रहा हूं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 इज when the closing capital is given, when the closing capital is given। और मैंने क्या बोला था, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दे फॉर्मूले पे। जब भी क्वेश्चन में ओके शुभी, ओके बट डोंट डू दिस शुभी। कई बार अटेंशन चेक करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि हम बीच बीच में कुछ जनरल एरर्स करेंगे, ताकि आप में से वो होनहार अर्जुन जो देख रहा है कि यहां पे खड़े द्रोणाचार्य सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उन्हें बता पाए, ठीक है। ये आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अलर्ट रहें क्लास के अंदर। अच्छा, वैसे वो एरर्स दिख जाते हैं, जैसे अभी दिख गया, ऐसा कुछ मैंने बहुत बड़ा एरर नहीं किया था। चलिए, क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। करना क्या होता है, जब भी क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना होगा। फॉर दैट आई नीड टू पुट अ फॉर्मूला।
पहले हम समझते हैं क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे जाया जाता है ओपनिंग से, फिर हम उसको रिवर्स करेंगे। देखिए आप लोगों को पता ही है ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इन्वेस्ट किया, व्हाट विल हैपन, दैट एडिशनल कैपिटल विल इंक्रीज माय additional capital will increase my capital, that is why I have added it. If during the year मैंने कुछ amounts निकाल लिए, मैंने withdraw कर लिया, my capital will reduce. Reduction brackets में denote किया जाता है accounts में, याद रखें। इसके अलावा during the year, at the end of the year I earned some profit, तो वो add हो जाएगा, और if I have done some loss, that will be deducted. Using this formula, doing this calculation, मैं पहुंच जाता हूं क्लोजिंग कैपिटल पे। क्या यही पैटर्न होता है क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का? यस, यही पैटर्न होता है। आपने 11th में पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहां पर ये चीज आपको पढ़ाई गई थी। नहीं पढ़ाई गई थी कोई बात नहीं, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है? क्वेश्चन हमें दे रहा है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब मुझे ये दिया है और मुझे यहां पहुंचना है। अब मुझे रिवर्स करना होगा, तो मैं रिवर्स करने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम रिवर्स भी कर लेते हैं। चलिए, अब मुझे पहुंचना है क्लोजिंग से ओपनिंग पे। क्या करना है मुझे? क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है। सो क्वेश्चन विल गिव मी क्लोजिंग कैपिटल। अब वहां पर जो ड्राइंग्स माइनस होती थी, यहां पर ड्राइंग्स प्लस हो जाएंगी, तो आप ड्राइंग्स को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो माइनस होगा, प्रॉफिट दिया है तो माइनस होगा, और अगर लॉस दिया है तो प्लस होगा। एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड। जो वहां पर हो रहा था वहां पर यहां पर उसका रिवर्स होने लगेगा। एंड इन दिस पैटर्न जब आप ये सारा फॉर्मूला लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। जैसे ही ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, बस अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला याद ही है। वो क्या है हमारा? ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। फिर हम ये चीज कर लेंगे। जैसे ही हमें हमारी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, जो कि कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी, तो फिर हमारी ओपनिंग कैपिटल पे जो भी क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देगा वो हम लगा देंगे, हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। ये हमारा है केस नंबर 3। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। यूज अ डार्क मार्कर। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि और डार्क लिखने की कोशिश करूं। मैं इसको चेंज करता हूं, ये वाला डार्क है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? रब कर रहा हूं मैं ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बना? कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सा था। हमने ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना पड़ा ही था 11th में, हमने उसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। कोई और टेक्निकल पार्ट यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। आई एम रबिंग दिस एंड आई एम शिफ्टिंग टू टाइप नंबर 4। नोट्स आप लोग बना रहे हैं। And the last case of this topic is when the adjustments are given with dates. Adjustments are given with dates, या शॉर्ट में बोल देते हैं adjustments with dates। अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट दिया जाएगा और वो डेट्स के साथ दिया जाएगा तो वो एडजस्टमेंट्स विथ डेट्स हो जाएगा। मुझे यार डार्क मार्कर चाहिए, बच्चे बोल रहे हैं। एडजस्टमेंट्स विथ डेट्स अगेन इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था यही वाला केस, इसी को मैं केस नंबर 4 बता देता हूं। एडजस्टमेंट विथ डेट्स क्या होगा? लेट्स अज्यूम देयर वर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी। इन्होंने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख एंड 3 लाख के साथ।
1 जुलाई को ए ने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपीस निकाल लिए, बट बी ने कुछ नहीं किया। बट 1 अक्टूबर को बी ने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए। बी ने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, जबकि ए ने 1 लाख रुपीस क्या कर दिया था, विथड्रॉ कर लिया था। मुझे डार्क मार्कर चाहिए, वो नहीं चल रहा है, मतलब बच्चे बोल रहा है। विथड्रॉ कर लिया था 1 लाख, इसने डाल दिया था 2 लाख रुपीस। आप लोग डेट्स पे ध्यान दें, और ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू का मतलब है अमाउंट निकाला गया है, डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, उसके आगे इन्वेस्ट लिखा है, मतलब ये एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ और हमारा ईयर 31 दिसंबर को आकर खत्म हो गया। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो आपको दिया गया क्वेश्चन में कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन ने आपसे बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या करोगे, सिंपल सा है। अभी आपको याद है पहला वाला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल जो हमने पढ़ा था, मंथ के हिसाब से चीजें निकाली थी, वही केस नंबर 4 है और वही लास्ट केस है। मैंने अभी आपको बताया था, आप लोग पढ़कर आए ही हैं। निकाल लें, सिंपल है। देखो कैसे निकालेंगे, चलो एक काम करो, मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप लोग निकालेंगे। गिव मी द आंसर। 10% रेट है, ये सारे कैलकुलेशंस हैं, ये सारी वैल्यूज हैं, आप लोग मुझे आंसर निकाल कर देंगे। ए का इंटरेस्ट निकालिए और बी का भी इंटरेस्ट निकालिए, जल्दी से, फास्ट फास्ट। आई एम रनिंग शॉर्ट विथ द टाइम, इसीलिए जल्दी से करें। अभी पढ़ाया था, फर्स्ट एग्जांपल याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। लगाओ दिमाग, किस अमाउंट को कितने महीने तक रखा गया, किस अमाउंट को कब निकाल लिया गया, ईयर कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ए का अलग निकलेगा, बी का अलग निकलेगा। फास्ट। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, मैं यहां पे साइड खड़ा हो जाता हूं। भाई साहब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लग रहा है, मतलब अभी भी गड़बड़ है आप लोगों के साथ। जल्दी से आंसर लाइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? $82,500 शुभी का आंसर है। क्षितिज, शुभी, आर यू गिविंग द आंसर फॉर बोथ द पार्टनर्स? आई एम आस्किंग, राइट द आंसर फॉर ए, राइट द आंसर फॉर बी ऑल्सो। आई नीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, आई नीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी ऑल्सो। फास्ट। वाई अदर स्टूडेंट्स आर नॉट आंसरिंग? क्या प्रॉब्लम हो गया है? क्या आपको याद नहीं आ रहा मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है, डेट्स आपके सामने हैं, मंथ्स निकाल लो, अमाउंट कैलकुलेट करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं ही बता दूं, नहीं बन रहा, चेक करते हैं। वैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सभी लोग आंसर दे देंगे, चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं।
ये क्वेश्चन मैं कहां पे सॉल्व करूं? चलिए, आई एम ट्राइंग कि मैं यहां पर ही दोनों को सॉल्व कर देता हूं। जनवरी ए स्टार्टेड विथ 5 लाख, बी स्टार्टेड विथ 3 लाख। ए का पहला चेंज इट हैपेंड ऑन 1st ऑफ जुलाई। ए ने 1st ऑफ जुलाई पर आके पहला चेंज करा, which means the amount was invested for how many months? Jan, Feb, March, April, May, June। मतलब ए का 5 लाख रुपीस 6 मंथ्स तक इन्वेस्टेड था। ए का 5 लाख 6 मंथ्स तक इन्वेस्टेड था। What happened after that? जुलाई में he disinvested 1 लाख रुपीस, it means he is left with 4 लाख रुपीस और ये वाला अमाउंट रिमेनिंग 6 मंथ्स तक के लिए लग गया। कितना हो जाएगा इंटरेस्ट बताइए? इसका हो गया ये 10% हो गया 50,000 और 6 महीने के लिए हो गया 25,000। इसका हो गया 40 का आधा हो गया 20। सो ए का आंसर आना चाहिए था 45,000। ए को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? 45,000। आंसर फॉर ए इज 45,000। क्या ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया है? क्या वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया है? नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए वाला पार्ट मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया है, मैं रब कर रहा हूं ए का। बी का हम निकाल लेते हैं। बी का हम निकाल लेते हैं। बी का कितना हो जाएगा? बी इन स्टार्टेड विथ 3 लाख रुपीस। बी स्टार्टेड विथ 3 लाख। अगेन he has changed the capital on 1st October। कितने महीने तक बिजनेस में 3 लाख रुपीस इन्वेस्टेड रहा? फ्रॉम जनवरी टिल सितंबर। इफ यू कैलकुलेट दैट इज 9 months, which means 3 लाख पे इंटरेस्ट तो मिलेगा, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 months। And when he added on 2 lakh more, his new capital will be 5 lakh. So we will give interest on 5 lakh for 3 months. So ये हो गया 30, 33 by 4, 30, 33 by 4, 30 into 3, 90, 90 upon 4. That will be, I guess, 22,500. 50 into 4, 50 upon 4 is 25 and 25 का आधा होता है 12,500, which means the interest given to B or payable to B will be 35,000. Am I right? So 35,000 to A, sorry, 35 to B and 45 to A. So total is 45 and 35. 45 and 35 is 80,000. Shubhi wrote 60. Why I'm not getting it? चलिए, मैंने आपको यहां पे फॉर्मूला बता दिया, मैंने अभी आपको दोनों के कैलकुलेट करके बता दिए। आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे कैसे निकालना था। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 4 केसेस होते हैं। पहला, जब डेट नहीं दी होती तो हम ओपनिंग मान के कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, जब डेट दी होती है तो वी विल कैलकुलेट एज पर द डेट्स। Third case, when the closing capital is given and you have to calculate from closing capital to opening by using a formula, जो हमने अभी पढ़ा था। और fourth, when the changes or the adjustments are given according to the dates। ये 4 केसेस के अराउंड ही ये पूरा टॉपिक रिवॉल्व करेगा। ये तो हो गया कैलकुलेट करने वाला पार्ट। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला जो पार्ट है, यहीं से हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। यहीं से हमें थोड़े से फंडामेंटल्स को और क्लियर करना होगा और हमें याद रखना होगा कब कहां पर क्या ट्रीट किया जाता है। एक टेबल, एक चार्ट आपके स्क्रीन पर है, मैं अभी आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट बताने वाला हूं। देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ऑल्सो। और आई गेस शायद हम थ्योरी ही कवर कर ले, प्रैक्टिकल हम आगे वाली क्लास में कर लेंगे। जल्दी से देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If there is a firm of A, B, C or any number of partners and they don't have any partnership deed, what was partnership deed? Partnership deed is a document where we write every condition for doing the partnership business. If that written document
is not there, we will say the partnership business is without deed. Because Indian Partnership Act 1932 says the partners can start business without deed also. अब आप बोलेंगे without कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर पार्टनर्स ने म्यूचुअली एग्री करके स्टार्ट कर दिया है. लाइक मी एंड क्षितिज आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी बोथ नो ईच अदर फ्रॉम द चाइल्डहुड. हमने सोचा क्यों ना हम बिजनेस स्टार्ट करें. वी स्टार्टेड अ बिजनेस विदाउट एनी पेपर वर्क, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन. यस, इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप बट विदाउट अ डीड. Whereas me and Shubhi, we don't know each other, we want to enter into a business and we started a business, but after doing a proper paperwork, after drafting the deed, then that business will be termed as a partnership business with a deed. ये सारे बेसिक्स इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाए जाएंगे आपको. पहला केस क्या है? अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, मतलब हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि हम एक दूसरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, तो बिजनेस क्वेश्चन एक्ट क्या बोलता है? यू विल नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहला केस बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ आ गया? क्वेश्चन में डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है. इतना सिंपल है तो बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्वेश्चन आएगा वहां पे रहेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स डूइंग बिजनेस, दे हैव कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 10%, बट दे आर नॉट हैविंग डीड. ये भी लिख देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे इंटरेस्ट निकाल कर आ जाएंगे एग्जाम में. आपको नहीं निकालना है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया? इफ देयर इज नो डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन. याद रहेगा, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है. यही तो वाला पार्ट है जो मैं इतनी देर से यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. देखो, इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है, प्रोविजंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. पहला प्रोविजन. दूसरा मूव करते हैं. When the partnership deed provides interest on capital but is silent whether the interest is charge or appropriation. अब हमारी डीड में तो बोल दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट उसे चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है, ये नहीं बताया गया. You all must be very much unknown to these two words, charge and appropriation. यहीं पे आज हम अपनी क्लास को फोकस करते हैं. एक वर्ड लिखा हुआ है चार्ज और एक वर्ड लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. जो बोलने जा रहा हूं बस उस पर फोकस कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे. चार्ज. चार्ज का मतलब होता है द कंपल्सरी एक्सपेंसेस, कंपल्सरी, मैंडेटरी, जिनके बिना काम ही नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं किया जा सकता. ऐसे एक्सपेंसेस जिनको नहीं किया द बिजनेस विल शट डाउन. ऐसे एक्सपेंसेस को चार्ज बोला जाता है. आई एम रिपीटिंग, ऑल दोज एक्सपेंसेस विदाउट पेइंग देम, विदाउट इनकरिंग देम, योर बिजनेस कैनॉट बी रन, कैनॉट बी ऑपरेटेड, आर गिवन अ टर्म एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. क्या आपको किसी भी चार्ज का एग्जांपल आता है? क्या आपको पता है चार्ज क्या होता है? कोई भी एक एग्जांपल मुझे आप दे सकते हो जो कि आपके बिजनेस में अगर आपने नहीं किया द बिजनेस विल शट डाउन. डेफिनेटली यू ऑल नो. टेक एन एग्जांपल, आपने अपनी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, बिजनेस विल शट डाउन. आपने एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं भरी, नहीं दी, business will shut down. You have not paid the wages, business will shut down. You are not paying the installments on your loans, the business will shut down. You have taken credit from the creditors, you are not paying money back, your business will shut down. You are not buying the raw material, आपने एक बार ही खरीदा उसके बाद खरीदा ही नहीं, you will not be able to produce, your business will shut down, and so on. There are tons and hundreds of examples of charge. मतलब ये तो आप पढ़ चुके हो, तो फिर 11th में क्यों नहीं पढ़ाया था? मैंने क्या बोला? बहुत सारी चीजें बहुत सारे बच्चों की क्लियर नहीं है. ये बेटा 11th का पार्ट है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है. चार्ज वही सारी चीजें होती थी जो आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड
P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते थे। अब याद आया? All the items written on the debit side of trading account, the debit side of P&L account were the example of charge. तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये आपका प्रॉब्लम है कि आपने 11th में नहीं पढ़ा है। समझ रहे हैं आप लोग? यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर राइट टाइम पे राइट चीजें पढ़ा दी जाए ना, तो फिर तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। चलिए, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया। अभी क्लियर है? तो चार्ज मतलब क्या होता है? All those payments, all those expenses which are the mandatory, the compulsory expenses, without incurring them, your business will shut down. उनको बोला जाता था चार्ज। Now ये जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है, ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा, इसको मुझे बताना है। ये होता है एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है? इसका सिनोनिम क्या है? डिवीजन। एप्रोप्रिएशन थोड़ा सा हेवी इंग्लिश वाला, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश है, और कुछ नहीं है। It is division or distribution of profit. याद रखिएगा, मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने लॉस नहीं लिखा है। क्या मुझे नहीं पता लॉस नहीं होता, या मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है? प्लीज ध्यान दीजिए। एप्रोप्रिएशन इज डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लॉस अगर हुए तो ये नहीं होंगे, इनको करना ही नहीं है। शुद्ध हिंदी में समझाता हूं, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। एप्रोप्रिएशंस वही चीजें होती हैं जो तब प्रोवाइड की जाती हैं या तभी बिजनेस से दी जाती हैं या डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं व्हेन यू हैव प्रॉफिट। आई एम रिपीटिंग, appropriations are all those items which are given or distributed out of your profits, which means पहले चार्ज निकाले जाएंगे। पहले सेल होगी तो पहले आप किसका पेमेंट करोगे? अपने चार्जेस का पेमेंट करोगे। अगर यू आर लेफ्ट आउट विद द प्रॉफिट, वो भी सफिशिएंट प्रॉफिट, ये भी याद रखिए, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट के साथ हमें क्या वर्ड लगाना है? सफिशिएंट प्रॉफिट वर्ड लगाना है। इसका ध्यान रखिए, कोई बुक नहीं बताएगी, कोई टीचर नहीं बताएगा, तभी तो दिक्कत हो जाती है। सब बता देंगे तो यार प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं तो सब बताऊंगा। मैं चाहता हूं आप जितने भी बच्चे यहां पे बैठे हैं सबके 100 में 100 आए। क्यों नहीं आ सकते यार? रेस में कोई एक ही जीतेगा क्या? सब जीतेंगे। ठीक है, इसे सब पढ़ो और सब लोग मेहनत करो। जब सीबीएसई में बोलता है कि वो सबको 100 नंबर बांट सकता है, तो सबके 100 नंबर क्यों नहीं आ सकते? सबको दिलवाएंगे अपन 100 नंबर। ठीक है, चलिए, आई एम रिपीटिंग, एप्रोप्रिएशन इज डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्रिटिकल पार्ट है, इसी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इट ऑल्सो मीन्स एप्रोप्रिएशन तभी दिया जाता है व्हेन यू हैव प्रॉफिट। दिस ऑल्सो मीन्स एप्रोप्रिएशन विल नॉट बी गिवन व्हेन यू हैव लॉस। एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट दिए जाते हैं, विच मीन्स पहले चार्ज का पेमेंट किया जाता है, इसलिए 1 लिखा है। उसके बाद एप्रोप्रिएशंस का पेमेंट किया जाता है, इसलिए 2 लिखा है। केस क्या बोलता है? अगर डीड में कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर नहीं बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर नहीं बताया कि आइदर इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और इट विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, mark my words, you have to assume it or you have to take it as a appropriation. Case number 2 says if the deed is silent about the treatment. डीड में ये तो लिखा, पहला केस क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, यही नहीं लिखा था, वहां तो हमने दिया ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? देयर आर डिफरेंस। केस 1 अलग है, केस 2 अलग है। केस 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने और क्षितिज ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट मैंने ये डिसाइड नहीं करा, ये मैं भूल गया, मुझे इतना अकाउंट्स नहीं आता था कि वो चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। तब पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है, तब पार्टनरशिप के लॉज ये बोलते हैं दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन ऑलवेज। जब भी क्वेश्चन में नेचर नहीं बताया जाएगा उसको आप एप्रोप्रिएशन मानोगे। आप इसी टेबल चार्ट का अपना राइट हैंड साइड अब आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मार्केट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट and is allowed only if
देयर इज प्रॉफिट। मतलब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दूंगा जब प्रॉफिट होगा। विच मीन्स मैंने और क्षितिज ने अगर डिसाइड कर लिया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक दूसरे को दिया करेंगे, वी विल बी टेकिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं है, इट मीन्स मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालूंगा। फर्म में लॉस है, नहीं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म में प्रॉफिट है बट सफिशिएंट नहीं है, तब क्या करूंगा? वो हमारा आगे वाला पार्ट बनने वाला है, वो मैं आऊंगा और वो बताऊंगा मैं आपको आगे वाली क्लासेस के अंदर, उसको हम साइड में रखेंगे। अभी इस पे ध्यान देंगे कि अगर वो अप्रोप्रिएशन है और यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, आई हैव रिटन दिस वर्ड, आई हैव आल्सो पुट अ स्टार इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ड, इसके पीछे लॉजिक है। याद रखिए मैं यहां पे ड्राइंग्स नहीं करता हूं, मैं यहां पे जो भी चीज लिखता हूं उसके पीछे लॉजिक होता है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसी पर्टिकुलर सीरियसनेस के साथ, इन्हीं स्टार्स के साथ आप भी नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपको याद रहे जब आप रिवीजन करें कि वो स्टार क्यों बनाया गया था। सफिशिएंट वर्ड हट जाएगा, केस बदल जाएगा। समझ रहे हैं? सो प्रॉफिट होना जरूरी है और सफिशिएंट होना जरूरी है, तभी केस नंबर 2 आएगा। अगर लॉस हो गया, आई कैन नॉट गिव द प्रॉफिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशंस? ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर ओनली गिवन व्हेन द फर्म इज हैविंग अ सफिशिएंट प्रॉफिट। व्हेन द फर्म इज नॉट हैविंग द प्रॉफिट और व्हेन द फर्म इज नॉट हैविंग द सफिशिएंट प्रॉफिट, तो उनका ट्रीटमेंट बदल जाता है। या तो वो नहीं दिए जाएंगे या फिर वो दिए तो जाएंगे बट पार्शियली दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? प्रैक्टिकल्स हम करेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो अभी आप वहां पर रश ना करें। अभी यहां पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उस पे ध्यान दें। आई होप केस नंबर 2 इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। केस नंबर 3, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। जब क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। चार्ज का मतलब ही क्या है? अभी तो बताया था। चार्ज मानने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब आप एप्रोप्रिएशन नहीं मानोगे, चार्ज मानोगे। चार्ज मानने का मतलब है आपको उसे देना ही होगा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे फर्म लॉस में हो, यू हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस बदल जाएगा, ट्रीटमेंट बदल जाएगा, इवन अकाउंट भी बदल जाएगा। जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है, वहीं जब वो चार्ज बन जाता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाता है। कैसे ले जाया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? गिव मी वन मोर क्लास। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट कवर करके दूंगा। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है? बिकॉज आई नीड टू स्टार्ट माई अनदर क्लास ऑफ एनपीओ, दैट वुड बी द सेशन नंबर 3। आप ही लोगों को पढ़ाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक देना भी जरूरी है। सो लेट्स रैप द सेशन, स्टॉप द सेशन ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस टेबल। एंड हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सीरीज का पार्ट होगा वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक रिवाइज कर आएंगे, पढ़ेंगे, नोट्स एक बार रिवाइज करेंगे। अगले संडे हम YouTube पे और इस चैनल पे दोनों जगह मिलने वाले हैं और इसी का हम सेशन 2 करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी मच क्लियर। आज जो हुआ, आपको जो पढ़ाया गया, आपको अगर समझ में आया है, जल्दी से यस लिख के दे दीजिए मुझे, और फिर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। और कोई डाउट्स पूछने हैं तो आई एम गिविंग यू 1 to 2 minutes मोर, आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग। आप लोगों को समझ आया? जल्दी से बताइए यस और नो। समझ आया सबको? अंशुमा, क्षितिज, शुभी, और कौन है? और कौन है हमारे साथ? तनय, टिया, थैंक यू, आरती, थैंक यू। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 4 पैटर्न में कैसे निकाला जाता है, और हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस क्या होते हैं, जो कि अब हमने पूरे नहीं पढ़े हैं। आपको मुझे एक और क्लास देनी होगी, मैं आपको फिर संडे को आऊंगा और यही वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा। दिस इज अ सीरीज दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट संडे सीरीज। इन सीरीजेस में हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को ही कवर करेंगे। यू कैन इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज अ ओपन सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर क्रूशियल इंपॉर्टेंट संडे वाला घंटा, कि आपने मुझे 1 घंटा अपने संडे में से निकाल के दिया। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। You all are studying very hard. You all are supporting us. I can guarantee you बेटा, इन सब का रिजल्ट आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। चलिए, सो इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। अगले संडे हम फिर मिलेंगे और थोड़ी देर बाद हम फिर मिलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।